हेलो बच्चों। अपन स्टार्ट में विवेक चांद आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। यहाँ पर लगभग वन शॉट टाइप ही अपने जो चैप्टर हैं वो नीट 2026 के लिए चलेंगे। ये सिलेबस जो है वो लगभग 60 डेज में अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और इसी के रिगार्डिंग अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक चैप्टर और 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। चीजें थोड़ी स्पीडली चलेंगी, आप लोग भी उसको कवर करने की कोशिश करना। हाँ, चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सबसे फर्स्ट चीज ये आती है कि मोल होते क्या है। तो जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मोल कॉन्सेप्ट में वैसे बेसिक में एक थोड़ा सा वो पार्ट और दिया हुआ कि मैटर क्या होता है। हाँ, उसको देख लीजिए पहले। मैटर एक कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो, मास हो और जो स्पेस को कवर कर रहा हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर मास हो और जो स्पेस को कवर कर रहा हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। उन कवर्ड स्पेस को ही हम वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस में मास है और वॉल्यूम है तो वह क्या है, मैटर है। हम मैटर को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक फिजिकल स्टेट के बेसिस पर। फिजिकल स्टेट के बेसिस पर तीन टाइप का मैटर होता है। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। थर्ड बात आती है केमिकल स्टेट के बेसिस पर, यानी केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर जो मेटल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्योर, दूसरा होता है मिक्सचर। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर पहले होते हैं प्योर एंड सेकंड वन इज मिक्सचर। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो अगेन दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज एलिमेंट। एलिमेंट के एग्जांपल जैसे कि गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, निकल हुआ, ये सब के सब अगर कहीं पर भी गोल्ड की कोई प्लेट है तो वो प्योर गोल्ड है। एयू एलिमेंट है उसके अंदर। सेकेंड वन इज कंपाउंड। कंपाउंड जैसे H2O हुआ, NH3 हुआ एंड सो ऑन। हाँ, मिक्सचर जो होते हैं वो भी अगेन दो टाइप के होते हैं। जैसे मैं बोलूँ सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, क्या वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से मिले हुए हैं, एक सिंगल फेज बना रहा है, तो दे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर मैं बोलूँ सैंड और वाटर का मिक्सचर, वो क्या एक सिंगल फेज बना रहे हैं या मल्टीपल फेजेस बना रहे हैं, मल्टीपल फेजेस बना रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर। एयर जो है वो कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस मिक्सचर क्योंकि पूरी की पूरी जो एयर है वो मल्टीपल गैसेस का कॉम्बिनेशन है एंड एक सिंगल फेज बना रही है। हाँ, तो मिक्सचर जो होता है वो दो टाइप का हो जाता है। फर्स्ट वन इज होमोजीनस एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनस। हाँ, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हाँ, इसके बाद फिर अपने पास जो बात आती है वो आती है इसके बारे में, मोल के बारे में। मुझे ये बताओ डजन का मतलब क्या होता है, 12। पेयर का मतलब क्या होता है, दो। ऐसे ही जो मोल होता है ना उसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। जैसे डजन का मतलब 12 पार्टिकल हैं, जैसे पेयर का मतलब दो पार्टिकल हैं, वैसे ही मोल का मतलब क्या होता है 2 × 10⁻6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। हाँ, फिर अगली बात आती है, अगर मुझे कभी भी किसी भी वैल्यू को डजन में कन्वर्ट करना हुआ हो, जैसे हमारे पास 36 बनाना है, उसको डजन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल 12 का डिवाइड लगाएंगे। तो ऐसे ही अगर मुझे किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में कन्वर्ट करना होगा तो मैं उसके अंदर क्या नंबर ऑफ एवोगाड्रो यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 का डिवाइड लगाऊंगा। बिल्कुल, बात समझे या नहीं समझे, तो स्टार्ट करते हैं मोल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
मोल कॉन्सेप्ट। मोल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, मोल मीन्स Na पार्टिकल, Na मीन्स नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.023 इंटू 10 टू की पावर 23 पार्टिकल्स। क्लियर? अब हमको मोल को फॉर्मूला बनाना है। हाँ, तो सबसे पहले जैसे मैं बोलूँ आपसे कि पहला तो यही कि नंबर ऑफ पार्टिकल में किसका डिवाइड लगा दिया जाए, Na का, तब भी क्या मोल आ जाएंगे ना? बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैं बोल देता हूँ कि एक बनाना का जो वेट है वो है 2 ग्राम, तो 12 बनाना यानी एक डजन बनाना का वेट कितना हो जाएगा? 24 ग्राम। एक बनाना का 2 ग्राम था, मतलब 12 बनाना का यानी एक डजन बनाने का कितना हो गया? 24 ग्राम। अब अगर मुझे कोई भी वेट दिया हुआ है, जैसे 48 ग्राम कोई वेट दिया हुआ है, उससे मुझे डजन बनाने हो तो किसका डिवाइड लगाऊंगा? जो एक डजन बनाना का क्या था? वेट था। बिल्कुल सही बोला, मतलब 24 का, तो 2 मोल हो जाएंगे ना। मतलब सर अगर आपको कभी भी वेट से मोल बनाना हो तो आपको उस वेट में किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा? मोलर वेट का। बात समझे या नहीं समझे? जैसे अगर हमको वेट से डजन बनाना हो तो एक डजन बनाना का वेट लगाना पड़ा था ना, वैसे ही सेम टू सेम अगर मुझे वेट से मोल बनाना है तो मोलर वेट का डिवाइड लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो जो दूसरा फॉर्मूला बनता है मोल का वो क्या बन जाएगा? वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल या मोलर मास ऑफ एटम। हाँ या ना? ठीक है। थर्ड वन इज आइडियल गैस इक्वेशन याद है क्या होती है? पीवी बराबर एनआरटी। बिल्कुल सही बोले। तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो है हम लोगों के पास पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मैं बोलूं यहाँ पर ये जो एन है वो क्या मोल की है ना? बिल्कुल। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? पीवी अपॉन आरटी। हाँ या ना? अगर मैं बोल दूं एसटीपी या एनटीपी, एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर और प्रेशर वो दोनों तो कांस्टेंट हो चुके हैं ना? बिल्कुल। एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और जो प्रेशर होता है वो होता है 180 एम। एनटीपी पर जो अपना टेम्परेचर होता है वो अगेन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बट जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है। 1 बार और 180 एम लगभग लगभग सेम ही होते हैं, इसलिए एनटीपी या एसटीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे ही मैं अगर ये वाली चीजें किस पर ले लूंगा, एनटीपी पर और एसटीपी पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। बिल्कुल। ये जो आर है वो तो फिर पहले से ही कांस्टेंट होता है, अपना गैस कांस्टेंट जो है वो, और टेम्परेचर जो है वो भी कांस्टेंट हो चुका है एसटीपी एनटीपी पर। इन तीनों की अगर मैं कुछ वैल्यू रखूं तो वो फॉर्मूला आता है मोल का, क्या? वॉल्यूम अपॉन 22.4। बात समझे? और ये जो वॉल्यूम लेना है वो हमको किस में लेना है? लीटर में। मतलब मोल के अपने पास कितने फॉर्मूले हुए टोटल? पहला नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन है, दूसरा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और एटॉमिक वेट मोलर में, और तीसरा जो हुआ वो वॉल्यूम अपॉन 22.4। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर। तो ये अपने पास मोल के 3 फॉर्मूले आते हैं, इसी के बेसिस पर अपन वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा एक बच्चों को डाउट होता है, सर कभी मोलर मास आता है, कभी मोलिकुलर मास आता है, कभी एटॉमिक मास आता है, कभी मोलर एटॉमिक मास आता है, कभी ग्राम में लिया जाता है, कभी एएमयू में लिया जाता है, कभी किसी में नहीं लिया जाता। तो ये सारी चीजें क्या होती है बात करते हैं। चलो, जैसे मैं सबसे पहले आपको बताऊं, हमारे पास एक हाइड्रोजन है, इसका मास क्या होगा? सिर्फ हाइड्रोजन का एक एटम है, इसका मास क्या होगा? बिल्कुल, क्या होगा इसका मास? 1। 1 भी क्या ग्राम है, एएमयू है, या कुछ और? देखो, जो जो बच्चे यहाँ पर ग्राम बोल रहे हैं ना वो बड़ी गलती कर रहे हैं। क्या हाइड्रोजन के एक एटम का मास कभी भी 1 ग्राम हो सकता है? 1 ग्राम तो अपने आप में मेजरेबल क्वांटिटी है। 1 ग्राम तो अपने आप में मेजरेबल क्वांटिटी है सर। एक हाइड्रोजन का एटम जो हमको दिखाई भी नहीं देता, इवन मॉलिक्यूल भी दिखाई नहीं देता, क्या उसका कभी भी 1 ग्राम हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ, इसका जो होता है वो एक एएमयू होता है। हाँ, एएमयू बोलो या फिर यूनिफाइड मास बोलो, वो था सेम थिंग। तो ये जो हाइड्रोजन का हुआ वो क्या हुआ है? एक एएमयू हुआ है।
और अगर मैं यहीं पर H2 का बोलूं, H2 इज हाइड्रोजन का एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, तो उसका जो होगा वो कितना होगा? 2mu होगा। ये जो हमने AMU के अंदर मास लिए हुए हैं वो बेसिकली क्या है? ये एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और यह जो है वो क्या है? मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन। समझे या नहीं? अब अगर मैं इनका एक एटम का मास ना लूं, एक मोल एटम का मास ले लूं, एक मोल मतलब कितने एटम? शाबाश, एन एटम। मैं एक एटम का मास ना लेकर एन एटम का मास ले लूं तो वो कितना हो जाएगा सर? हाइड्रोजन के एन एटम का मास Na इंटू 1 AMU। बिल्कुल, तो इसी को हम किसके बराबर बोलते हैं? 1 ग्राम के बराबर बोलते हैं। Na मतलब एक एटम का मास तो 1 AMU, बट Na एटम का जो मास हुआ वो 1 AMU हुआ या 1 ग्राम हुआ? 1 ग्राम हुआ। Na एटम मतलब कितने एटम? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम। हाँ या ना? ठीक है, तो यह जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। इससे हाइड्रोजन के Na मोलिक्यूल का जो मास होगा वो कितना होगा? Na इंटू 2mu इक्वल टू 2 ग्राम। क्लियर क्लियर, तो यही बात आती है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि जो एटॉमिक मास होता है वो तो 1 AMU होता है, पर जो मोलर मास होता है वो 1 ग्राम होता है। मतलब जब भी हम एटॉमिक मास वर्ड यूज ना कर मोलर एटॉमिक मास वर्ड यूज करेंगे तो वो एक्चुअली एक एटम का मास होगा या एन एटम का मास होगा? एन एटम का मास होगा। हाँ या ना? तो यह जो हो गया वो क्या हो गया? मोलर एटॉमिक मास। और यह जो हुआ है वो क्या हुआ है? मोलर मोलिकुलर मास। हाँ या ना? क्लियर, तो ये मोलर एटॉमिक मास और मोलर मोलिकुलर मास। हाँ या ना? अब आगे बात करते हैं। मुझे ये बताओ, Na इंटू 1 AMU इक्वल टू 1 ग्राम है ना, तो 1 AMU बराबर कितना हो जाएगा? 1/Na ग्राम। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन का एक्चुअल मास बताओ। हाँ, एक्चुअल मास मतलब वो एमयू में देके रखता है और आपसे किस में पूछ लेता है? वो ग्राम में पूछ लेता है। तो किसका डिवाइड लगा देंगे एमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए? Na। बिल्कुल, तो ये हमारे पास जो हुआ वो मोल वाला जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। बात समझे या नहीं समझे? क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे पास परसेंटेज वगैरह, इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह, वो सारी बातें अपन 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ, एवरेज मास हुआ, परसेंटेज हुआ, वो सारी बातें अपन 1 बाय 1 देखते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज क्या होता है? जो भी आपके 550 मार्क्स आए आउट ऑफ 720, आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? बिल्कुल, 550/720 इंटू 100। हाँ, मतलब सर जब हमारे पास जो गिवन मास है उसमें जब टोटल का डिवाइड लगा दिया जाता है तब इंटू 100 करूं तो परसेंटेज आता है। हाँ, जैसे कि इसके अंदर मैं एक एग्जांपल से चीजों को समझा रहा हूँ। ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अगर मैं इसके अंदर आपसे पूछूं कार्बन का परसेंटेज एटॉमिक मास बताओ, या हाइड्रोजन का बताओ, या ऑक्सीजन का बताओ, आप आराम से बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हो सर। टोटल जो इसका मोलिकुलर वेट होगा वो तो कितना हो जाएगा? 180। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछूं तो वो क्या होगा? 12 इंटू 6 पॉन, भाई एक कार्बन का 12, 6 कार्बन का 6 इंटू 12 अपॉन 180 इंटू 100। हाँ या ना? ऐसे अगर पूछ लें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन
तो वो क्या हो जाएगा 12/180 इंटू 100। और ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताओ तो वो कितना हो जाएगा 16 इंटू 6/180 इंटू 100। क्लियर क्लियर, बिल्कुल। तो ये अपने पास परसेंटेज वेट की बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन बात आती है वो आती है एवरेज वेट के लिए। हाँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे अलग अलग टाइप के आइसोटोप होते हैं। हाँ, तो जैसे क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक है 35 वाला एटॉमिक मास 35 वाला और दूसरा है एटॉमिक मास 36 वाला। हमको इनसे पूछ लिया, वो बोल लेगा कि इसका इतना परसेंटेज अवेलेबल है, इसका इतना परसेंटेज अवेलेबल है, तो एवरेज बताओ। सबसे पहले मुझे बताओ एवरेज निकाला कैसे जाता है। हाँ सही बोले, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी का नीचे डिवाइड लगा दिया जाता है और जैसे किसी का एक का मास है 40 kg, एक है 60 kg, इनका एवरेज मास निकालना होगा तो 40 + 60 अपॉन 250 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो यही बात आती है हमारे पास। एवरेज जब हमको एटॉमिक मास लेना होगा, जैसे हमारे पास मान लो क्लोरीन ही है, क्लोरीन के दो एटम है ना, एक है क्लोरीन 36 और दूसरा है क्लोरीन 1735। ये मान लेते हैं 80% अवेलेबल है और ये मान लेते हैं 20% अवेलेबल है। तो अगर हमको इनका एवरेज एटॉमिक मास लेना होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल है ना, हमको टोटल मास अपॉन टोटल नंबर लेने होते हैं। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना, 100 में से 20 ये हैं और 100 में से 80 ये हैं। हाँ है ना, बिल्कुल। तो अगर मुझे इनका एवरेज लेना होगा, एवरेज एटॉमिक वेट लेना होगा, तो क्या करूंगा, ऊपर तो 36 वाले टोटल कितने एटम माने जाएंगे 20, प्लस नीचे कितना 35 वाले कितने माने जाएंगे 35 इंटू 80 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे 100। तो बस डिवाइड लगा दिया जाएगा, बात आ जाएगी। बात समझे या नहीं समझे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, एवरेज एटॉमिक वेट की एक बात हुई। हाँ, अब इसी स्लाइड में पर आगे चलते हैं। जैसे कि इंपेरिकल फॉर्मूला आता है, अगली बात इंपेरिकल फॉर्मूला हुआ, इंपेरिकल वेट हुआ, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे इनको देखा जाता है, कैसे डिराइव किया जाता है, वो भी 1 बाय 1 देखते हैं। हाँ, सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला एंड इंपेरिकल मास। अब ये देखिए कैसे कैसे इनकी बात की जाए। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है C6H12O6। तो यह जो फॉर्मूला है C6H12O6, ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है, इंपेरिकल फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला। इनमें से क्या चीज जो है वो कॉमन आ सकती है, 6 कॉमन आ सकता है ना, बिल्कुल। तो यह जो फॉर्मूला है वह तो मोलिकुलर फॉर्मूला है। 6 कॉमन लेने के बाद जो बचेगा CH2O, ये जो फॉर्मूला होगा वो कौन सा होगा, ये होगा सर इंपेरिकल। जो बेसिक फॉर्मूला है ना वो क्या होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। और जो फैक्टर कॉमन आया है वो कौन सा फैक्टर होगा, बेसिकली एन फैक्टर, बिल्कुल। तो इनका जो एन फैक्टर आएगा वो कितना आया, कॉमन फैक्टर या एन फैक्टर जो भी बोलो आप इसको, कभी कभी CF यानी कॉमन फैक्टर भी बोल दिया जाता है, वो कितना आया 6 आया। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो एन फैक्टर हुआ,
चलो इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो कितना होगा 180। ये तो क्या है अपना मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला का जो वेट आता है वो क्या होता है मोलिकुलर वेट, हाँ या ना। दूसरी बात, ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है इसका भी क्या कोई ना कोई वेट आएगा, हाँ। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला का वेट आता है उसी को हम क्या बोलते हैं इंपेरिकल वेट। और जो इंपेरिकल वेट होता है वो किसके बराबर होता है, कितना है बेटा यहाँ पर टोटल 30। हाँ, अब मुझे ये बताओ कॉमन फैक्टर या एन फैक्टर जो है वो क्या मोलिकुलर फॉर्मूला अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, इसमें आप इसका डिवाइड लगाओ तो आ जाएगा। इसी के साथ जो हमारे पास इसी को मैं क्या मोलिकुलर वेट अपॉन इंपेरिकल वेट भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है सर, आप इसमें अगर इसका डिवाइड लगाओगे तब भी आ जाएगा, हाँ या ना। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा किसके बारे में बात होती है, इंपेरिकल वेट, मोलिकुलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला, मोलिकुलर फॉर्मूला के बारे में, हाँ या ना। अब इसी चीज को कभी कभी वो परसेंटेज दे के रखता है, परसेंटेज कार्बन, परसेंटेज हाइड्रोजन, और आपसे मोलिकुलर वेट, इंपेरिकल वेट, वो सारी चीजें पूछता है। तो हम उसी बात को किससे सोचने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन से, कि क्वेश्चन के अंदर कैसे अपने इंपेरिकल वेट बनाया जाता है, कैसे मोलिकुलर वेट बनाया जाता है, वो सारी चीज तो वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की। जैसे मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, या कार्बन और हाइड्रोजन दिए हुए हैं सिर्फ, हाँ या ना। कार्बन का जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लेते हैं 80%, और हाइड्रोजन का जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है वो मान लेते हैं बताओ हाइड्रोजन का कितना होगा परसेंटेज, 20%, हाँ या ना। अब हमको इससे क्या निकालना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए कुछ भी नहीं, जो भी परसेंटेज दिया हुआ हो उसके अंदर सबसे पहले हमको किसका मास किसका डिवाइड लगाना है, एटॉमिक मास का। फिर उससे एक सिंपल रेशियो ले लेना है, और वो जो सिंपल रेशियो होगा वही बेसिकली इंपेरिकल फॉर्मूला का रेशियो होगा, हाँ या ना। तो यहाँ पर मैं 80 में किसका डिवाइड लगाऊंगा, 12 का, नीचे 20 में किसका डिवाइड लगाऊंगा, 1 का, हाँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो आ जाएगा बेटा वो 80/12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20/1, हाँ या ना। अब मुझे बताओ 80 में जब तुम 12 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा, आप एक काम करो इसको 12 ठीक है। तो आप 80 में जब 12 का डिवाइड लगाओ, आप एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, हाँ। कोई हमारे पास यहाँ पर एक्स एटम है, वो तो कितना है 80%, और कोई यहाँ पर हमारे पास वाई एटम है, वो कितना है 20%। एक्स एटम का जो एटॉमिक मास है वो हमको दिया हुआ है, एक्स एटम का जो एटॉमिक मास है वो हमको दिया हुआ है मान लो 40, और जो वाई एटम है इसका जो एटॉमिक मास है वो हमको दिया हुआ है 5, आया ना। तो मुझे बताओ जब मैं इन दोनों के अंदर डिवाइड लगाता हूँ, यहाँ पर कितने का डिवाइड लगेगा 80 में, 40 का, और यहाँ पर जो 20 में डिवाइड लगेगा वो कितने का लगेगा 5 का। तो यहाँ पर बताओ कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आएगा 4। तो जो सिंपल रेशियो आया है वो क्या 2 और 4 आया है ना, बिल्कुल। तो हमारे पास जो इसका मास इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x2 y4, हाँ है ना। और अगर मुझे इसका इंपेरिकल वेट निकालना हो तो बताओ वो कितना आएगा, x का कितना था 40 था ना, तो 80 तो उसका होगा, और यहाँ पर 4 × 5 20 उसका होगा। तो टोटल जो इनका इंपेरिकल वेट आएगा वो भी कितना आएगा 100। बात क्लियर क्लियर। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इंपेरिकल वेट और मोलिकुलर वेट ये सब भी
निकाल सकते हैं, इंपेरिकल वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला वो भी निकाल सकते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल। तो देखो इसी के साथ इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट यानी लगभग आधा पार्ट जो है वो कवर हुआ। हाँ, अब इस चैप्टर में इसके बाद जो बचता है वो बचता है अपने स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट। हाँ, वो एक छोटा सा टॉपिक और बचता है स्टोइकियोमेट्री। जैसे ही वह कवर होगा लगभग ये चैप्टर और जो अपने लॉस होते हैं केमिकल कंपोजिशन के, वो लॉस बचते हैं। वो लॉस बेसिकली एक बेसिक सा छोटा सा पार्ट है, कोई बड़ा बात नहीं। बाकी एक स्टोइकियोमेट्री वाला पार्ट बचता है और एक उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।